नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को 7600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संचालन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन की परियोजना की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने शिरडी हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय कौशल संस्थान मुंबई और महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र महाराष्ट्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में परियोजनाओं के शुभारंभ से बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी और युवा सशक्त होंगे। पीएम ने विकास कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी तेज गति से इतने बड़े स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में कभी भी विकास नहीं हुआ। पीएम मोदी ने इस मौके पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में इतनी ही तेज गति से इतने ही स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रष्टाचार जरूर होता था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही हमारी सरकार ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि जब एक भाषा को उसका गौरव मिलता है। महाराष्ट्र को मिली सौगात से विनिर्माण, विमानन, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और स्वास्थ्य सेवा सहित कई क्षेत्रों में विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। साथ ही नागपुर शहर और विदर्भ क्षेत्र को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल के लिए किए गए फैसले के अनुसार गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में 4406 करोड़ रुपए के निवेश से 2280 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क के निर्माण को मंजूरी दी है। कैबिनेट के फैसले के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है। हरियाणा में रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रचंड जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को नीतियों को श्रेय दिया है और कहा है कि हरियाणा के लोगों को उन पर पूरा भरोसा है। हरियाणा में भाजपा ने 48 सीट के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जो कांग्रेस से कहीं अधिक है। नायब सिंह सैनी दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से अपने मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने के लिए अपने सलाह मशवरा कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की जीत हासिल करने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को देते हुए कहा कि उनकी नीतियों का लाभ जमीनी स्तर पर लोगों को मिल रहा है। हरियाणा में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने उन्हें शानदार जीत के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने उन्हें शानदार जीत के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 48 सीटों पर जीत हासिल कर भाजपा प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जीत के बाद हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। हरियाणा में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शानदार जीत के लिए बधाई दी। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनता के लिए काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि साइलेंट वोटर्स ने इस चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हरियाणा में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। निर्दलीय विधायक राजेश जून और देवेंद्र कादियान ने भाजपा को समर्थन दिया है। भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने दोनों निर्दलीय विधायकों का पार्टी में स्वागत किया। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने बताया कि चुनाव में बीजेपी के 48 उम्मीदवार जीते हैं और 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते हैं। देवेंद्र कादियान और राजेश जून ने भाजपा का समर्थन देने का ऐलान किया।
हरियाणा में भाजपा के वरिष्ठ नेता और 7 बार के विधायक अनिल विज का कहना है कि प्रदेश में पार्टी की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीतियों को जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हवा हवाई थी, इसलिए उनको जनता ने सबक सिखा दिया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस कर लेती तो नतीजे कुछ और ही होते। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव नतीजों पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि दोनों राज्यों का अपना अपना महत्व है, लेकिन हरियाणा में इंडी गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि वे अपने बल पर चुनाव जीत जाएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिल्ली में कहा कि हरियाणा में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई है और हरियाणा राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता मिली है। ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का कमाल है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि पार्टी सब लोगों से बातचीत करके हम कारण का पता लगाएंगे कि हरियाणा में हम क्यों हार गए। हरियाणा के लोगों को भी बड़ा झटका लगा है। भाजपा ने कूटनीतिक चाल चली जिसका उनको फायदा मिला। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है वो इंडी गठबंधन के लिए बोझ बन गई है। पूनावाला ने कहा कि इंडी गठबंधन के घटक दल कांग्रेस को उसकी असली जगह दिखा रहे हैं। कांग्रेस परिजीवी पार्टी बन गई है। हरियाणा के हिसार सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज करने वाली सावित्री जिंदल ने भाजपा को समर्थन देने का फैसला किया है। सावित्री जिंदल ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बाद ये जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पद के लिए रेस में सबसे आगे चल रहे उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर चल रही अटकलों के बीच उमर अब्दुल्ला ने निर्दलीय विधायकों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में जीते हुए 5 निर्दलीय विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के संपर्क में हैं। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में भाजपा की शानदार जीत हुई है। 29 विधायकों के साथ भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। ये अब तक भाजपा का जम्मू कश्मीर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के जीतने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें बहुमत मिला है तो हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। यहाँ पर बेरोजगारी और बदहाली है। उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं तो चाहूंगा उमर अब्दुल्ला सीएम बने, लेकिन आखिरी फैसला पार्टी की बैठक में होगा। नई दिल्ली में एफटी ट्रांजिशन शिखर सम्मेलन में फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने अपनी COP21 प्रतिबद्धताओं को तय समय से पहले ही पूरा कर लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकास को सही गति देने के लिए गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के सभी रूपों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि EU का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भारत जैसे देशों के हितों के लिए खिलाफ है और CBAM यूरोपीय संघ में आयातित वस्तुओं पर एक कार्बन टैरिफ है जिसमें उत्पादन की कार्बन लागत का खुलासा होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 अक्टूबर को लाओ पीडियार की राजधानी वियंतियाने का दौरा करेंगे और विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने बताया कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 21वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व ने कहा कि लाओ पीडीआर के साथ भारत के नजदीकी और ऐतिहासिक संबंध हैं और हम एक दूसरे का कई चीजों में सहयोग करते हैं। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के 8वें स्थापना दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस संस्थान ने 50 से ज्यादा स्टार्टअप को सहायता दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि औषधियों की मांग बढ़ने से किसानों और वनवासियों की आय में भी वृद्धि होगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आयुर्वेद का प्रयोग बढ़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद कार्यक्रम चलाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक अपने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा उन्होंने की। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय बैंक ने इसे 6.5% पर बरकरार रखा है।
लगातार पिछले 9 सत्रों से रिजर्व बैंक ने आर्थिक विकास के साथ मुद्रास्फीति नियंत्रण को संतुलित करने के प्रयास में रेपो दर को फरवरी 2023 से 6.50% पर बनाए रखा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि वित्त वर्ष 2024 से 25 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी में 6.7% की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही उन्होंने वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7.2% पर बरकरार रखा। दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 मनाया जा रहा है और इस बार का विषय बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना है। इस अवसर पर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया। आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने हुडको, NCHF, NHB, CGEWHO, BMTPC और NBCC के विशेष प्रकाशनों का विमोचन किया। हुडको पुरस्कार के विजेताओं को पुरस्कृत किया और साथ ही चित्रकला प्रदर्शनी का भी अनावरण किया। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि विकसित भारत बनाने की दिशा में लगातार आधुनिक शहरों का निर्माण हो रहा है। इसमें युवाओं की भूमिका अग्रणी रहने वाली है। आजमगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद, डॉक्टर राम प्रसाद और शिव प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण किया गया और यह अनावरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने किया। अपने संबोधन में संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि संघ एक जीवन शैली है और संघ हिंदू संस्कृति की सुगंध से परिपूर्ण एवं पोषित है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में विभिन्न पंडालों का दौरा किया और मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। उन्होंने लोगों के सुख, शांति, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए कामना भी की। भारत प्रादेशिक सेना की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर प्लैटिनम जयंती मनाई जा रही है और इस अवसर पर प्रादेशिक सेना ने सियाचिन ग्लेशियर से इंदिरा पॉइंट तक पहला अभियान चलाया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पोस्टर हटाने के बाद ही चुनाव परिणाम घोषित करने का आदेश देंगे। उम्मीदवारों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कारण दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार चुनाव प्रचार में इतना पैसा खर्च कर सकते हैं तो कैंपस की दीवारों को साफ करने का खर्च भी उठा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से झारखंड के गोड्डा के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को लोकसभा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और सांसद मनोज तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर निशिकांत दुबे ने कहा कि इस साप्ताहिक ट्रेन के शुरू होने से गोड्डा की सारी जनता को दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध होगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल द्वारा आतिशी को सरकारी बंगला सौंपने को असंवैधानिक बताया है और साथ ही उन्होंने इस संबंध में कार्रवाई होने की उम्मीद जताई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में डीएसपी रहे जिया उल हक की हत्या मामले में 10 दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सभी 10 आरोपियों को 19,500 का जुर्माना भी लगाया गया है और दरअसल आपको बता दें कि 2 मार्च 2023 को डीएसपी जिया उल हक की हत्या कर दी गई। भारतीय शेयर बाजार के दोनों मुख्य सूचकांक लाल निशान पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 167 अंक की गिरावट के साथ 81,467 और निफ्टी 31 अंक की गिरावट के साथ 24,981 पर बंद हुआ है। त्योहारों की शुरुआत के साथ ही चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। चांदी की कीमत 96,000 रुपये से घटकर 94,000 रुपये प्रति किलोग्राम रही। ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण इलाके में 40,000 वर्ग मीटर में टेक्सटाइल यूनिट की नींव रखी गई है और इस नई इकाई से लगभग 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। देश में वाहनों की खुदरा बिक्री ने मौजूदा वित्त वर्ष में पहली छमाही में 6.5% की वृद्धि की है। यह वृद्धि मुख्य रूप से ग्रामीण मांग में सुधार के कारण संभव हुई है।
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पतंजलि फूड्स के द्वारा पतंजलि आयुर्वेद के होम और पर्सनल केयर कारोबार को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये डील 1100 करोड़ रुपए की है। Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड अपना आईपीओ लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी का आईपीओ 15 अक्टूबर को खुलेगा। Hyundai ने इसका प्राइस बैंड 1865 से 1960 रुपए प्रति शेयर तय किया है। आरबीआई ने यूपीआई लाइट की लेनदेन की सीमा बढ़ाकर 1000 रुपए और वॉलेट की सीमा 5000 रुपए करने का प्रस्ताव किया है। फिलहाल यूपीआई लाइट के जरिए लेनदेन की सीमा 500 रुपए और 2000 रुपए है। पीएम इंटर्नशिप योजना पोर्टल के माध्यम से देश में करीब 50 कंपनियों ने सामूहिक रूप से 13,000 से ज्यादा इंटर्नशिप की पेशकश रखी है और इन कंपनियों में टीसीएस, टेक महिंद्रा, एलएनटी, अपोलो टायर्स, टाइटन, डेविस लैब्स और ब्रिटानिया जैसे नाम शामिल हैं। अटल पेंशन योजना यानी कि 9 वर्ष उसके पूरे हो चुके हैं और इस योजना से अब तक 7 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2024 से 25 में अब तक 56 लाख से अधिक नामांकन हुए हैं। इस वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच देश में चाय के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। पहली छमाही में चाय का निर्यात 14.45 करोड़ किलोग्राम रहा है, जो पिछले साल की समान अवधि से 23.79% अधिक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने डब्रोवनिक में यूक्रेन दक्षिण पूर्व यूरोप शिखर सम्मेलन से पहले क्रोएशिया के साथ एक दीर्घकालिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जहां वो शांति लाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान पर इजरायली हमले की तीव्रता का दायरा जो है वो और बढ़ता जा रहा है और इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटों में हिजबुल्लाह के 185 ठिकानों पर हमला किया। उधर हिजबुल्लाह ने इजराइल के शहर हाइफा पर लगातार दूसरे दिन रॉकेट दागा। आईडीएफ के अनुसार ऊपरी गैलीली और हाइफा खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में करीब 40 रॉकेट दागे गए। हमले में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की ईएमआई जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लेबनान से निकाले गए पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर एक विशेष उड़ान कराची पहुंची। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार उड़ान में लेबनान से लाए गए 67 पाकिस्तानी नागरिक सवार थे, जो पाकिस्तान ले जाए जाने से पहले सड़क मार्ग से दमिश्क, सीरिया गए थे। रसायन विज्ञान में 2024 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया जाएगा, वहीं डेविड हसाबिस और जॉन जंपर को प्रोटीन स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी के लिए चुना गया है। नेपाल के 18 वर्षीय नीमा रिंजू शेरपा ने अद्भुत उपलब्धि हासिल की है। नीमा ने दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई कर सबसे कम उम्र में ये रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड नीमा ने 9 अक्टूबर 2024 को माउंट शिशापांगमा की चोटी पर पहुंचकर स्थापित किया है। अमेरिका के फ्लोरिडा में विनाशकारी तूफान मिल्टन को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को फ्लोरिडा के घनी आबादी वाले पश्चिमी तट के एक हिस्से को खतरा हो सकता है। फिलहाल वो इलाका हेलेन तूफान से भी जूझ रहा है। अमेरिका में तूफान मिल्टन से पहले फ्लोरिडा के पश्चिमी तट पर 50 लाख से अधिक लोगों से तटीय क्षेत्रों को छोड़ने का आग्रह किया गया है। तूफान के कारण एयरलाइंस कंपनियों ने फ्लोरिडा से आने जाने वाली सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी हैं।
जापान की संसद के निचले सदन को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया गया है ताकि आम चुनाव के लिए पूरी तैयारियां की जा सके। दरअसल प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा निचले सदन में बहुमत हासिल करना चाहते हैं। बता दें कि जापान में आम चुनाव 27 अक्टूबर को होने वाले हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क के घनी आबादी वाले माजे इलाके में इजरायली हवाई हमले ने एक आवासीय इमारत को निशाना बनाया है, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 7 नागरिकों की मौत हो गई है, 11 अन्य घायल हो गए। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी जीत हासिल कर ली है। आज खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने स्कॉटलैंड को 80 रनों से बड़े अंतर से हरा दिया है। मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने स्कॉटलैंड को 167 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में स्कॉटलैंड की टीम 86 रन पर ही ऑल आउट हो गई और मैच हार गई। जो रूट इंग्लैंड की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने एलिस्टियर कुक को पीछे छोड़ा है। कुक ने टेस्ट में 12,472 रन बनाए थे। हार्दिक पांड्या समेत अर्शदीप और वॉशिंगटन सुंदर को ICCI T20 रैंकिंग में फायदा मिला है। हार्दिक पांड्या तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, वहीं अर्शदीप 8वें और वॉशिंगटन सुंदर 35वें स्थान पर है। भारत के खिलाफ इसी महीने से शुरू होने वाले 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। टॉम लॉथम की अगुवाई में न्यूजीलैंड की टीम 11 अक्टूबर को भारत के लिए रवाना होगी। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के युवा स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। दूसरे दौर के मैच में लक्ष्य सेन को डेनमार्क के रासमस गेम के द्वार वॉक ओवर के बाद लक्ष्य को प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री मिली। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी को आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के राउंड ऑफ 32 में हार का सामना करना पड़ा। प्रो कबड्डी लीग के शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले गुजरात जायंट्स ने नीरज कुमार को कप्तान और गुमान सिंह को उप कप्तान घोषित किया। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो नेशंस लीग में पोलैंड और स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच से पहले एक प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा लिया। फिलहाल पुर्तगाल 2 मैचों में 6 अंकों के साथ ग्रुप A1 में पहले स्थान पर है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने शंघाई ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में अल्कराज ने फ्रांस के खिलाड़ी को हराया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच शंघाई ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अंतिम 8 में पहुंचने के लिए जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराया। टेलर फ्रिट्ज ने शंघाई ओपन में अंतिम 16 की बाधा पार कर ली है। फ्रिट्ज ने प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के होल्गर रूने को हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। फिल्म मूत्र विसर्जन वर्जित है का अनाउंसमेंट पोस्टर अब रिलीज हो गया है। ये फिल्म सार्वजनिक स्वच्छता की तरफ दर्शकों का ध्यान आकर्षित करेगी। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2 के लिए अभिषेक अग्रवाल को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का फर्स्ट हाफ बनकर तैयार हो गया है। फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज होगी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।